हेलो एंड वेलकम टू एबीसी एजुकेशन एकेडमी। क्विक रिवीजन की इस सीरीज में हम आपके सामने एक और नया सेशन लेकर आए हैं जिसमें हिंदी साहित्य से संबंधित जो भी सिलेबस में आपके पास लेखक दिए गए हैं उनकी रचनाएं और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो क्विक रिवीजन है तो इसे थोड़ा स्पीड में देखेंगे चीज़ें। जितने भी आपके पास सिलेबस में यहाँ पर अगर हम देखें तो सिलेबस में जो भी चीज़ें दे रखी हैं, जैसे पद्य के कुछ राइटर्स दिए गए हैं और गद्य के कुछ राइटर्स दिए गए हैं, तो इन सभी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। बहुत शॉर्ट में चर्चा करेंगे ताकि आपके एग्जाम्स में जो 1-2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं वो आपके इजीली कवर हो जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें कबीरदास की, तो कभी कभी जन्म भी पूछ लेता है, तो जन्म के बारे में आपको पता होना चाहिए। 1398 उत्तर प्रदेश वाराणसी में, ठीक है, लहरतारा नामक स्थान पर। मेनली जो इनकी भाषा वगैरह है आप इसको थोड़ा डिटेल में देख लीजिएगा। उपनाम, माता का नाम नीमा, नीरू जुलाहा, पिता का नाम, पत्नी का नाम लोई, पुत्र पुत्री और गुरु का नाम स्वामी रामानंद। और इनके जो साहित्यिक रचनाएं हैं साखी सबद, रमैनी मुख्यतः आपको याद रखनी है। और ये सारी चीजें, कबीरदास की मृत्यु 1518 ईस्वी में काशी के पास मगर नामक स्थान पर हुई थी। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। और अगर हम इनकी भाषा की बात करें तो भाषा में इनका सदुकड़ी, ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं, आपको पता होगा। अगर हम भक्ति काल की बात करें, भक्ति काल की अगर बात करें तो 2 भागों में विभाजित हो जाता है, निर्गुण और सगुण भक्ति धारा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर निर्गुण की बात करें तो निर्गुण भी 2 भागों में विभाजित हो जाती है, जैसे ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा, है ना। ज्ञान मार्ग और प्रेम मार्ग के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने का जो माध्यम है ना। और सगुण को बात करें तो कृष्ण सगुण भक्ति धारा कवि और राम सगुण भक्ति धारा के कवि, है ना। तो इस तरीके से आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। यानी देखा जाए तो भक्ति काल के कवि हैं और ज्ञानाश्रयी शाखा के। कबीर की वाणियों का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है, जिसके 3 भाग है, साखी, सबद और रमैनी। आपको पता होना चाहिए साखी में क्या है, कबीर की शिक्षा और उनके सिद्धांतों का यहाँ पर निरूपण किया गया है। सबद में कबीर के गेय पद संग्रहित है और रमैनी में कबीर के रहस्यवादी और दार्शनिक विचार। और इनका जो संकलन किया था बीजक में वो धर्मदास ने किया था 1464 ईस्वी में। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। सूरदास की बात करें तो जन्म 1478 ईस्वी, रुनकता ग्राम, 1583 में मृत्यु। पिता का नाम रामदास और गुरु कौन थे, वल्लभाचार्य। अष्टछाप के आपको अगर थोड़ा सा पता होगा तो अष्टछाप के सूरदास जो है वो अष्टछाप के कवियों में शामिल है और जिनके गुरु कौन है, वल्लभाचार्य। ठीक है, आपको ये बेसिक सी चीज याद रखनी है। कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित है और सगुण भक्ति धारा से, जो अभी हमने यहाँ पर डिस्कस करा था। चलिए तो इनकी रचनाओं की बात करें, सूर सागर एकमात्र प्रमाणिक कृति है। यह एक गीति काव्य है जो श्रीमद् भगवत ग्रंथ से प्रभावित है। तो ये क्वेश्चन आपके पास पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट सूर सारावली, सूर सागर का सार भाग है। यहाँ पर इसका कंटेक्स्ट दिया गया है जो अभी तक विवादास्पद है, और किंतु यह भी सूरदास जी की एक प्रामाणिक कृति है। इसमें 1107 यहाँ पर पद दिए गए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें साहित्य लहरी, इस ग्रंथ में 118 दृष्टव्य पदों का संग्रह है तथा इसमें मुख्य रूप से नायिकाओं एवं अलंकारों की विवेचना की गई है। सूर से प्रभावित होकर, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, सूर से प्रभावित होकर ही तुलसीदास ने श्री कृष्ण गीतावली की रचना की थी। सूरदास की कृतियां ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर तो तुलसीदास जी की बात करते हैं। तुलसीदास जन्म 1532, राजापुर गांव, मृत्यु 1623 ईस्वी। माता पिता का नाम आपको यहाँ पर दिख रहा है, तुलसी देवी आत्माराम दुबे, है ना। बचपन का नाम राम बोला, आसान क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। पत्नी का नाम रत्नावली और गुरु का नाम नरहरि दास। ठीक है, बाकी यहाँ पर आपको इनकी रचनाओं को ध्यान रखना है। रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली जो कि ब्रज भाषा में लिखी गई है, रामनल्ला, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, बरवे रामायण, ये रिपीट है यहाँ पर।
ठीक है। रामचरितमानस अवधी भाषा में, यह क्वेश्चन आपसे पहले भी पूछा जा चुका है, जबकि कवितावली, गीतावली और विनय पत्रिका ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, बस इतनी सी डिटेल आपको यहाँ पर इनके बारे में ध्यान रखनी है। आगे हम अगर देखें, नेक्स्ट है मीरा, 1503 से 1663 ईस्वी तक इनका जीवन काल है। ठीक है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन आप यहाँ से देख लीजिएगा कि माता का नाम, पिता का नाम, जन्म स्थान क्या है। ठीक है, यहाँ पर इनकी रचनाएं, अगर रचनाओं की बात करें तो नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद और राग सोरठ। ठीक है, कुछ अन्य रचनाएं, मीराबाई का मलार या मलार राग, गरबा गीत या मीरा की गरबी, फुटकर पद, सतभा मानु रूप रूषण या सत्यभामा जी नु रूषणा। ठीक है, रुक्मणी मंगल, नरसिंह मेहता की हुंडी, चरित। भाषा का थोड़ा विवादास्पद मामला है यहाँ पर। तो बेसिकली इन्होंने मारवाड़ी भाषा में बहुत सारी रचनाएं करी है, फिर भी बहुत सारी भाषाओं जैसे गुजराती, ब्रज और पंजाबी का भी यहाँ पर हमें प्रभाव देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें, अगले हैं आपके रसखान। इनका भाई मूल नाम आपको याद रखना है सैयद इब्राहिम। ठीक है, बाकी बेसिक डिटेल आप यहां से देख सकते हो। ठीक है ना, आप जैसे जन्म 1533, मृत्यु 1618। ठीक है, कृष्ण भक्ति धारा से संबंधित है। और इनकी दो प्रमुख रचनाएं सुजान रसखान और प्रेम वाटिका है। सुजान रसखान में 139 छंद है, जबकि प्रेम वाटिका क्या है, प्रेम रस का पूर्ण परिपाक हुआ है इस रचना में। 25 दोहे इस पूरी रचना में है। ठीक है, भाषा शैली की बात करें तो इनकी अधिकतम भाषाएं ब्रज भाषा में है और इनके काव्य में भावनाओं की तीव्रता और गहनता है। और जिसको देखकर ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा था कि इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारिये, मतलब इन मुसलमान जो व्यक्ति हैं इन पर करोड़ों हिंदू हम वार सकते हैं। तो ऐसा स्टेटमेंट भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने दिया था। चलिए आगे देखते हैं, जयशंकर प्रसाद। इसके बाद तो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास जो राइटर्स हैं वो आ जाते हैं। जयशंकर प्रसाद की बात करें तो 30 जनवरी 1889 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में, उपनाम झारखंडी, कलाधर, आधुनिक कविता के सुमेरु, नाटक सम्राट। ठीक है, नाटकों की बात करें तो ये नाटक चंद्रगुप्त, ध्रुव सामिनी, क्योंकि आपके पास विधा भी पूछ ली जाती है कि किस विधा की रचनाएं हैं, तो आपको ध्यान रखना है स्कंदगुप्त। जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूं। एक घूंट प्रथम एकांकी है इसलिए इंपॉर्टेंट है। कामना, हिमाद्री तुंग श्रृंग से। आगे हम देखें अगर प्रायश्चित और करुणालय। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। कहानी की बात करें तो आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, छाया, ग्राम, सुनहरा, सांप, सालवती, मधुआ, गुंडा, पुरस्कार और बहुत सारी इन्होंने कहानियां लिखी है। जो इंपॉर्टेंट लगेंगी हमें मैं आपको बता देता हूं, जैसे अशोक, कलावती की शिक्षा, खंडहर की लिपि, गुदड़ी के लाल, अयोध्या का उद्धार और चक्रवर्ती का स्तंभ, छोटा जादूगर, तानसेन, पत्थर की पुकार, पाप की पराजय, हिमालय का प्रतीक, है ना। तो इस टाइप की थोड़ा रचनाएं आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, सारी इनकी कहानियां हैं। आगे अगर हम देखें इसमें उपन्यास की बात करें तो इनके 3 उपन्यास है, कंकाल, तितली और इरावती। ये इंपॉर्टेंट है। पूर्ण उपन्यास कौन सा है तो इरावती है। काव्य की बात करें तो कानन कुसुम, चित्राधार। ठीक है, इसके बाद झरना, आंसू, लहर, कामायनी, आत्मकथ्य। ये छायावादी इनकी क्या है कविता है, आपको पता होना चाहिए। छायावादी कवि है, 4 प्रमुख छायावादी कवियों में ये प्रमुख है। इन्हें ब्रह्मा भी कहा जाता है छायावादी कवियों में। ठीक है, चलिए मुख्य तथ्य, ये बेसिकली बचपन का नाम है इनका। छायावाद के 4 स्तंभ में से एक है जो मैंने आपको बता दिया। 9 वर्ष की आयु में कलाधर उपनाम से ब्रज भाषा में एक सवैया लिखा था। चित्राधार इनका प्रथम काव्य संग्रह है। कानन कुसुम खड़ी बोली का प्रथम काव्य संग्रह है। कामायनी जो कि 15 खंडों में लिखी गई है महाकाव्य है। अक्षय कीर्ति का स्तंभ, मतलब बहुत चर्चा में रहा है, बहुत प्रसिद्धि हासिल करी इन्होंने। और भाषा शैली विषय तीनों की दृष्टि से यह विश्व का अद्वितीय ग्रंथ है। कामायनी को सुमित्रा नंदन पंत जी ने हिंदी साहित्य का ताजमहल कहा है और इंदु पत्रिका का संपादन भी किया है। और छायावाद की प्रथम रचना खोलो द्वार, ये रचना है यहाँ पर खोलो
द्वार, और कविता की बात करें तो झरना। ठीक है, तो इनकी प्रमुख कुछ रचनाएं हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। जन्म 21 फरवरी 1899। एनसीईआरटी में दो डेटें दी गई है भाई, है ना, 1899 और 1898। ठीक है ना, तो इन दोनों में से कोई सा भी एक आ सकता है। महिसार जिला मेदिनीपुर। पिता का नाम पंडित राम साय, माता का नाम रुक्मणी। और अगर हम देखें प्रमुख रचनाओं की तो गीतिका, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति आदि। ठीक है, बाकी मृत्यु कब हुई थी? 15 अक्टूबर 1961। कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है, जैसे भर गया है जहर से संसार, जैसे हार खाकर देखते हैं लोग लोगों को, सही परिचय ना पाकर बुझ गई है लौ प्रथा की, जल उठो फिर सींचने को, है ना। तो इस टाइप की कुछ पंक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जो आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछी जा सकती है किसकी है। चलिए, ये इनकी कुछ रचनाएं हैं, क्रम के साथ आप देख सकते हो। ठीक है, काव्य संग्रह में अनामिका इंपॉर्टेंट है, गीतिका तुलसीदास, ये ध्यान रखना भैया ना, अनामिका तो आपको ध्यान रखना ही है। ठीक है, तुलसीदास भी आपको ध्यान रखना है। तुलसीदास किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। ठीक है, कुकुरमुत्ता इंपॉर्टेंट है, नए पत्ते इंपॉर्टेंट है। और अगर हम देखें भाई, इतना आप यहां से ध्यान रख लो। उपन्यास की अगर बात करते हैं तो अप्सरा, अलका, प्रभावती, काले कारनामे, इंदुलेखा। ठीक है, कहानी संग्रह की अगर हम बात करें, ये कहानी संग्रह है, लिली, सखी, सुकुल की बीवी, चतुरी चमार इंपॉर्टेंट है थोड़ा, देवी। और निबंध रविंद्र, कविता कानन, प्रबंध पद्म, चाबुक, चयन संग्रह। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इतनी चीजें आपको यहां पर ध्यान रखनी है। आगे अगर देखें तो कुछ मुख्य तथ्य, समन्वय 1922 में और मतवाला 1923-24 में, और सुधा का नामक पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया। उत्साह इनके द्वारा लिखा गया एक गीत है। कविता जूही की कली छंदों से मुक्त है, इसलिए निराला को मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। सरोज स्मृति कविता इनकी दिवंगत पुत्री सरोज पर आधारित है, जो इनकी प्रमुख रचनाओं में से एक है। दूधनाथ ने निराला को टैगोर की संज्ञा दी थी, और सरोज स्मृति कविता निराला की दिवंगत पुत्री, ये हमने अभी आपको बता दिया। ठीक है, तो इतनी चीजें यहां पर आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। सुमित्रा नंदन पंत की अगर बात करें तो ये उत्तराखंड से संबंधित है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जन्म 20 मई 1900 को कौसानी बागेश्वर से, और मृत्यु 28 दिसंबर 1977 को प्रयागराज में। इनके उपनाम आप याद रख लीजिएगा, गोसाई दत्त, ठीक है, गुस्से, प्रकृति के सुकुमार, चितेरे कवि भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, बाकी ये बेसिक इतना आप याद रख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। पुरस्कार की बात करें तो 1960 में साहित्य अकादमी कला और बूढ़ा चांद इंपॉर्टेंट। ठीक है, 1961 में पद्म भूषण इंपॉर्टेंट है, और 1968 में चिदम्बरा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था, और हिंदी के लिए पाने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, चलिए बाकी रचनाएं देखो अगर इनकी, तो कुछ प्रमुख रचनाओं में अगर हम देखें, गिरजे का घंटा इनकी प्रथम कविता है। वीणा, ग्रंथि, पल्लव इंपॉर्टेंट है। युगवाणी इंपॉर्टेंट है। ग्राम्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चिदम्बरा, कला और बूढ़ा चांद इंपॉर्टेंट है। लोकायतन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। महाकाव्य और अंतिम रचना, अच्छा ये थोड़ा मिक्स हो गया है, कविताओं में नहीं आया, कुछ मिक्स रचनाएं भी हैं इसमें। ठीक है, युगांतर, उच्छ्वास, ये कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं जिनके बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे अगर बात करें, देखो उपन्यास देखो तो इनका आलोचना में छायावाद पूर्ण मूल्यांकन। ठीक है, आत्मकथा 60 वर्ष एक रेखांकन, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ज्योत्सना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, एक नाटक है। ठीक है, और युग पुरुष भी ध्यान रख लेना आप लोग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कुछ मुख्य तथ्य। इनको नारी मुक्ति का प्रबल समर्थक कभी भी कहा जाता है। वे आंखें रचना विषय किसानों पर आधारित है। पल्लव को छायावाद का मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र और प्रकृति की चित्रशाला भी कहते हैं। इनकी प्रथम छायावादी रचना उच्छ्वास है। अंतिम छायावादी रचना गुंजन है। युगवाणी रचना गांधी और मार्क्स से प्रभावित है। इनका महाकाव्य लोकायतन महात्मा गांधी पर लिखा हुआ है। इन्होंने IIT रुड़की का कुल गीत लिखा, जयति जयति विद्या संस्थान।
ठीक है, ये बेसिक फैक्ट है, आपको पता होने चाहिए। इनको हिंदी साहित्य का विलियम वर्थ कहा जाता है और इन्हीं के कहने पर ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी करा गया। आगे अगर देखें तो भारतीय प्रसारणी सभा सेवा 23 जुलाई 1927 यानी ऑल इंडिया रेडियो नाम 1936 में, आकाशवाणी नाम 1957 है। तो ये आपके हिंदी से रिलेटेड फैक्ट भी है क्योंकि आपके पास संचार के माध्यम भी है तो वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, रूपाव नामक मासिक पत्रिका का संपादन इन्होंने 1938 में किया और ये छायावाद के 4 स्तंभों में से एक है और इन्हें छायावाद का विष्णु और प्रवर्तक भी कहा जाता है। तो इतनी बेसिक चीजें आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो माखनलाल चतुर्वेदी, जन्म 4 अप्रैल 1890, ठीक है, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। ये बेसिक भाई आप लोग बेसिक इंट्रोडक्शन आप लोग देख सकते हो क्योंकि रिवीजन क्लास है, आपको केवल नजर मारनी है, आगे बढ़ना है। ठीक है, हिम किरीटनी बहुत इंपॉर्टेंट रचना एग्जाम में पूछी जा चुकी है। चलिए रचनाएं में देखें तो काव्य में हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी और जो इंपॉर्टेंट है इसके बाद वो है कैदी और कोकिला। आगे हम देखें क्या आकाश उतर आया है, ठीक है, जैसे ये रचनाएं हैं कुछ। और इसमें अगर हम आगे देखें तो मुझे रोने दो तुम मंद चलो, ठीक है, बस इतनी रचनाएं आपको यहां पर ध्यान। कहानी में युग चरण समर्पण कम है तो आपको थोड़ा ध्यान रख लेना है, ठीक है ना। युग चरण समर्पण तो दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। निबंध की बात करें तो अमीर देवता गरीब, ये तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, देवता साहित्य देवता पीछे लिखा है तो ये इजीली याद हो जाएगा। और मुख्य तथ्य की बात करें अगर अखिल भारतीय हिंदी सम्मेलन के अध्यक्ष 1943 में थे, 1920 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया, वह सबसे पहली गिरफ्तारी भी इन्होंने दी है। 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी पहली इन्होंने गिरफ्तारी दी है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निम्न में से वह कौन सा साहित्यकार है जिसने भारत के स्वतंत्रता आंदोलनों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है? तो वो है माखनलाल चतुर्वेदी। और ये पंक्तियां तो आपको ध्यान होंगी ही, ठीक है। मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाते वीर अनेक, ठीक है। और कुछ पत्रिकाओं के नाम है इनके, जैसे प्रभा, करमवीर, प्रताप आदि पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया। आगे देखते हैं, हिम तरंगिणी के लिए 1955 में इन्हें पहला साहित्य पुरस्कार मिला, 1963 में पद्म भूषण मिला, परंतु हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिए जाने के कारण इन्होंने इसे लौटा दिया, ठीक है। बाकी ये कुछ फैक्ट हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गजानन माधव मुक्तिबोध, ये बेसिक आप इनके बारे में जन्म और मृत्यु देख ही रहे हो। कविताएं, चांद का मुंह टेढ़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चांद का मुंह टेढ़ा ये इंपॉर्टेंट है। आगे अगर हम बात करें, भूरी भूरी खाक धूल, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक भूतपूर्व विद्रोही का आत्मकथन ब्रह्म राक्षस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले भी क्वेश्चन। बाकी इतना काफी है, आप 2, 3, 4 रचनाएं यहां से देख लो, ठीक है। आलोचना, ये आलोचना ध्यान रख लेना, कामायनी एक पुनर्विचार एक, ठीक है, तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम कहानी अगर देखें कौन सी इंपॉर्टेंट है, तो ब्रह्म राक्षस का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा नजर मार लीजिएगा आप, है ना। अप्रकाशित कविता जब दोपहरी जिंदगी पर, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा आपको देखना है। मुख्य तथ्य में देखें, प्रगतिशील कविता और नई कविता के बीच का एक सेतु इन्हें माना जाता है, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन्होंने उज्जैन में मध्य भारत प्रगतिशील लेखक संघ की नींव डाली, चलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सिर्फ एक, इनके जीवित रहने तक केवल एक ही किताब छपी थी, एक साहित्यिक डायरी, ठीक है, इनकी। चलिए, और इन्होंने नया खून साप्ताहिक का संपादन किया, तो एक बार नजर मार लीजिए इस पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मंगलेश डबराल बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बनने के पूरे चांस हैं,
ठीक है। जन्म 16 मई 1948 को काफल पानी टेरी गढ़वाल में और मृत्यु 9 दिसंबर 2020 में। ठीक है, 2020 में मृत्यु हुई है इनकी, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। पुरस्कार साहित्य अकादमी किस रचना के लिए? हम जो देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रचनाओं की बात करें, कविता संग्रह, ध्यान रखना भाई इनकी रचनाओं में इनकी विधा भी याद रखना। पहाड़ पर लालटेन कविता संग्रह है एक। ठीक है, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह, मुझे दिखा एक मनुष्य, कवि ने कहा, अत्याचारियों की। तो ये 3 रचनाएं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो एग्जाम में पूछा भी गया था। चलिए कविताएं की बात करें अगर, तो तानाशाह, पिता का चश्मा, गुलामी, अंतराल, बच्चों के लिए एक चिट्ठी, घर शांत है, खोई हुई चीज, गुमशुदा, चांद की कविता, बारिश, मैं चाहता हूं। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट अगर देखें तो यात्रा वृतांत, एक बार आयोवा। ठीक है, गद्य संग्रह, लेखक की रोटी, कवि का अकेलापन। बाकी मंगलेश डबराल का जन्म, ये मैंने आपको बता दिया है, ये कुछ फैक्ट है यहाँ पर लिखे हुए, इन्हें एक बार आप नजर मार लीजिए और देखकर चले जाना। जैसे सन 1983 में जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादक का इन्होंने पद संभाला, और मंगलेश डबराल के 4 कविता संग्रह प्रकाशित हुए, जैसे पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, और आवाज भी एक जगह है। ठीक है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं। राजेश जोशी की बात करें तो जन्म 1946 में हुआ था, मध्य प्रदेश में। 2002 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2 पंक्तियों के बीच के लिए, है ना, और इन्हें पहल सम्मान भी दिया गया है। बाकी रचनाएं देख लेना इनका, कि एक दिन बोलेंगे पेड़, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, एक ये रचना इंपॉर्टेंट है। नेपथ्य में हंसी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 पंक्तियों के बीच, ये भी इंपॉर्टेंट है। कविताएं की बात करें तो पांव की नस, बच्चे काम पर जा रहे हैं, शासक होने की इच्छा, और अगर हम देखें, एक कवि कहता है पेड़ क्या करता है, वृक्षों का प्रार्थना गीत, ये कुछ कलकत्ता 300 साल। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट रचना है, इन्हें देख के चले जाना। बाल कविताएं भी इन्होंने कुछ करी है, जैसे पानी बरसा, गेंद निराली मिट्टू की, कहानी संग्रह, कपिल का पेड़, सोमवार और अन्य कहानियां, जादू, जंगल, नाटक है इनके। ठीक है, तुक्के पर तुक्का, तो यहां से बहुत कम चांस है कि एग्जाम में क्वेश्चन बने। कुछ मुख्य तथ्य में देखना कि इनकी रचनाओं का अनुवाद उर्दू, रूसी, अंग्रेजी और जर्मन भाषा में भी हुआ है, और समर गाथा कविता इनकी सबसे लंबी कविता है। ठीक, इतनी बात आप यहां पर ध्यान रख लेना। आगे देखते हैं। राहुल सांकृत्यायन, महापंडित भी इन्हें कहा जाता है, राहुल सांकृत्यायन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कवि थे, इन्होंने जीवन में अनेक अपनी यात्राएं करी हैं। तो आपसे इस टाइप का क्वेश्चन भी, आप एक कोटेशन देख ही रहे हो ना, कि सैर कर दुनिया की गाफिर, जिंदगी फिर कहाँ, जिंदगी अगर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। यानी इन्हें घूमने फिरने का बहुत शौक था, और उन्हीं पर आधारित इनकी रचनाएं भी हैं बहुत सारी। ठीक है ना, तो उत्तराखंड अगर हम देखेंगे तो इन्होंने उत्तराखंड की भी बहुत सारी रचनाएं, वो यात्राएं करी है, तो देख लेना इसे। जन्म की अगर बात करें 1893 में, और मृत्यु 1963 में हुई है। ठीक है, मूल नाम केदारनाथ पांडे, उपनाम की बात करें तो महापंडित, हिंदी यात्रा साहित्य का जनक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। और अन्य नाम इनके दामोदर स्वामी। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला? मध्य एशिया का इतिहास, जो कि 1958 में, और 1963 में पद्म भूषण। कहानियां अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जहां पर स्थानों के नाम भी होंगे, जैसे बोलगा से गंगा, है ना, कनौला की कथा, प्लेस का नाम है, बहुरंगी मधुपुरी, सतमी के बच्चे, संस्मरण असहयोग के मेरे साथी, जिनका मैं कृतज्ञ, और बचपन की उपन्यास, 22वीं सदी जीने के लिए, भागो नहीं दुनिया को बदलो, मधुर स्वप्न, सिंह सेनापति वगैरह। जीवनी भी कुछ देख लेना भाई, जैसे ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, ठीक है, पर जीवनी किसने लिखी है? तो आपके राहुल सांकृत्यायन जी ने। स्टालिन, कार्ल मार्क्स, लेनिन से प्रभावित तो थे ही है। ठीक है, यात्रा साहित्य की बात करें तो किन्नर देश की ओर, लंका, जापान, ईरान, चीन में क्या देखा,
मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, तिब्बत में 1.25 वर्ष, रूस में 25 माह, ये आदि इनके क्या है, यात्रा वृत्तांत है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी कुछ अन्य रचनाएं, ठीक है, आप इन्हें देख लीजिए। कुछ मुख्य तथ्यों की बात करें तो इन्होंने साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल, ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है। 1930 में लंका में बौद्ध धर्म अपनाने पर इन्होंने अपना नाम इन्हें राहुल नाम दे दिया गया था बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा। स्वतंत्रता आंदोलन सत्याग्रह में भाग लिया और जेल की सजा भी काटी, ठीक है, तो ये भी क्या है, स्वतंत्रता आंदोलन सत्याग्रह से संबंधित प्रमुख व्यक्ति हैं, ठीक है। 1936 में किसान संघर्ष में भाग लिया, किसान मजदूर आंदोलन में भाग लिया है इन्होंने, और 1942 में हुंकार पत्रिका का संपादन किया। हुंकार पत्रिका का प्रकाशन मूल रूप से स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था, जब और उसके बाद फिर कुछ समय बाद इन्होंने इस पत्रिका का संपादन किया। तो इतनी बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की अगर बात करें तो जन्म 1907, ये बेसिक फैक्ट आप देख लेना भाई, है ना। पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें आलोक पर्व निबंध के लिए दिया गया, ठीक है, डी लिट की उपाधि लखनऊ विश्वविद्यालय से। ये बेसिकली अगर हम देखें इनकी आलोचना वाली रचनाएं जैसे कबीर, नाथ संप्रदाय, कालिदास, लालित्य मीमांसा, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, हिंदी साहित्य की भूमिका, सूर साहित्य, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव, तो इस प्रकार इनकी कुछ इंपॉर्टेंट आलोचना से संबंधित रचनाएं हैं। उपन्यास अगर देखें, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, ये इंपॉर्टेंट है भाई। अनाम दास का पोथा, ये भी इंपॉर्टेंट है, अनाम दास का पोथा और चारु चंद्रलेख, ठीक है। निबंध देख लेना, इतना कुछ है नहीं इसमें खास। और कहानियों की बात करें तो महात्मा से महापरायण के बाद ठाकुर जी की बटूर, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आप बस इन्हें एक बार नजर मार के चले जाना। मुख्य तथ्यों की बात करें तो इनके बचपन का नाम बैजनाथ द्विवेदी था, इन्होंने ही आदिकाल को आदिकाल की संज्ञा दी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। काशी नागरी प्रचारिणी सभा के भी अध्यक्ष रह चुके हैं और प्रथम राजभाषा आयोग के सदस्य भी ये बने थे, ठीक है ना, तो ये याद रखना। कबीर को इन्होंने वाणी का डिक्टेटर कहा था, ठीक है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, दोनों सिलेबस में आपके, कबीर भी और हजारी प्रसाद द्विवेदी भी, ठीक है। चलिए, प्रेमचंद बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कहानीकार हमारे देश के। जन्म मृत्यु तो आप लोगों को अभी तक याद हो ही गई होगी, है ना, ठीक है। बाकी उपनामों की अगर हम बात करें तो उपन्यास, कहानी, कथा सम्राट, कलम का मजदूर, भारत का मैक्सिम गोर्की भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। उपाधियां जैसे नवाब राय, इस नाम से ये क्या करते थे भाई, उर्दू में अपना लेखन करते थे। धनपत राय इनका वास्तविक नाम था, ये याद रखना आपको। उपन्यास, प्रेमा इनका पहला उपन्यास था। कायाकल्प हिंदी का पहला उपन्यास था, ठीक है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंग, इनकी तो सारी रचनाएं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। निर्मला, गोदान बहुत इंपॉर्टेंट, 1936 की रचना। गबन 1937। कर्मभूमि, वरदान, प्रतिज्ञा। और एक फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि जो मंगल सूत्र है वो इनका अपूर्ण उपन्यास है, ठीक है। चलिए, कहानी संग्रह देख लेना आप इनके, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रेम पचीसी थोड़ा देख लेना, प्रेम प्रतिमा देख लेना। कहानी पंच परमेश्वर, बहुत सारी कहानियां हैं भाई, है ना, जैसे दो बैलों की कथा, नमक का दरोगा, पूस की रात, कफन, बड़े भाई साहब, जो एनसीईआरटी में है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, साहित्यिक निबंध, कुछ विचार, विविध प्रसंग। बाल कहानी की बात करें तो नादान दोस्त, राम चर्चा, दुर्गादास। अनुवाद, गोल्सवर्दी के 3 नाटकों का अनुवाद किया, हड़ताल, चांद की डिबिया और न्याय नाम से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। महादेवी वर्मा, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। पुरस्कार देख लेना आप इनके। अगर हम पद्म भूषण की बात करें तो 1956 में, जहां से क्वेश्चन बन सकता है। 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा के लिए, ये एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला है, यामा रचना के लिए, ठीक है। चलिए, साहित्य अकादमी फेलोशिप करने वाली प्रथम महिला, साहित्य अकादमी फेलोशिप इन्होंने 1979 में ली थी और ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये प्रथम महिला है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो कविता संग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है भाई इनके।
ठीक है। निहार, रश्मि, नीरजा, ये एक बार एग्जाम में सीधा सीधा इसी तरीके से क्रम से पूछ लिया गया था, है ना। तो निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, यामा। ठीक है। कविता मधुर मधुर मेरे दीपक जल, ये सिलेबस का पार्ट भी था आप लोगों का 11th 12th में। ठीक है। चलिए, रेखा चित्र और संस्मरण से इनके बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, जैसे स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, भक्तिन, पथ के साथी, मेरा मेरा परिवार, है ना, ये एग्जाम में आ चुका है भाई। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। चलिए, बाकी निबंध देख के चले जाना आप इनके। ठीक है। और कुछ मुख्य तथ्य, छायावाद के 4 स्तंभों में से एक है। ठीक है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत हमने देख लिया, और महादेवी वर्मा अभी तक हमने यहाँ पर देख लिया भाई। ठीक है ना। चांद नामक महिला पत्रिका का संपादन किया, आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, और कवि निराला ने इन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है। ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हमने पढ़ लिया। 1952 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य भी ये मनोनीत हुई, और निहार इनका प्रथम काव्य संग्रह। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौरा पंसीवानी की बात करें तो गुजरात में 1923 में जन्म, और 2003 दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई है। पुरस्कार 1982 में पद्मश्री। तो इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इनके बेसिक रचनाएं ऐसे ही नजर मार लीजिए, जैसे विष कन्या। ठीक है, यहां से विष कन्या इंपॉर्टेंट है तो पूछा जा सकता है। और अगर कहानी संग्रह, झरोखा इंपॉर्टेंट है। मृणमाला की हंसी, ये कहानी संग्रह इनके इंपॉर्टेंट है भाई, आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है। संस्मरण, कुछ संस्मरण जैसे वातायन, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, किस विधा की है, तो संस्मरण। ठीक है। स्मृति कलश बगल में लिखी है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों रचनाएं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ धारावाहिकों के लिए भी इन्होंने लेखा का काम करा था, जैसे रति विलाप, मेरा बेटा, तीसरा बेटा, ये सब आप ध्यान रख सकते हो। यात्रा विवरण की बात करें तो चरय बहती और यात्रिक। आत्मकथा, सुनो तात यह अमर कहानी, है ना, इनकी अंतिम रचना भी थी। और सोने दो। ठीक है। मुख्य तथ्य की बात करें, शिवानी की पहली रचना 12 वर्ष की उम्र में अल्मोड़ा से नटखट बाल पत्रिका में छपी थी, जो कि अल्मोड़ा से निकलता था, और रविन्द्रनाथ टैगोर शिवानी को गोरा कहकर पुकारते थे। ठीक है। इनकी मैं मुर्गा हूं वह कृष्णकली रचना धर्मयुग नामक पत्रिका में भी प्रकाशित हुई है। तो इतनी बेसिक चीजें आपको यहाँ ध्यान रखनी है। आगे पीताम्बर दत्त बर्तवाल उत्तराखंड से संबंधित है, तो इंपॉर्टेंट है। पहली डी.लिट की उपाधि प्राप्त करने वाले हिंदी में। ठीक है। तो जन्म आप 1901 में देख ही रहे हो, लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल में हुआ है। मृत्यु 1944 में है। ठीक है। तो रचनाएं कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे गोरखवाणी, मकरंद, सूरदास जीवन सामग्री, हिंदी साहित्य में उपासना का स्वरूप, और बस इतना आप ध्यान रख लो, कोई समस्या नहीं है। ठीक है ना। डी.लिट की उपाधि पाने वाले पहले शोध विद्यार्थी थे। ठीक है। ये रचना आपको याद रखनी कि किस रचना के लिए दिया गया था, तो हिंदी काव्य में निर्गुणवाद में इन्होंने क्या करा है, अपना शोध पत्र जो था वो सबमिट करा था, जिसके लिए इन्हें डी.लिट की उपाधि दी गई थी। ठीक है। हिलमैन नामक अंग्रेजी मासिक पत्रिका का संपादन किया। बाकी पुरुषार्थ का भी इन्होंने संपादन किया था। ठीक है। बस इतनी बेसिक फैक्ट आपको इनके बारे में यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। हरिशंकर प्रसाई जी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें विकलांग श्रद्धा का दौर रचना के लिए दिया गया था। ठीक है। और कहानी और उपन्यास की बात करें तो कहानी में हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, इंपॉर्टेंट। ठीक है। टॉर्च बेचने वाला, 2 नाक वाले लोग, एक फरिश्ते की कथा। उपन्यास की बात करें तो रानी नागफनी की कहानी, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है, रानी नागफनी की कहानी। ठीक है। तट की खोज, ज्वाला और जल। चलिए, तो मुख्य तथ्य, हिंदी के पहले रचनाकार जिन्होंने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिया, विद्या नहीं विधा का दर्जा दिया। ठीक है। विधा का दर्जा दिलाया। वसुधा पत्रिका का प्रकाशन, इनकी पहली रचना स्वर्ग से नरक जहां तक है 1948 में प्रहरी में प्रकाशित हुई है ना। टॉर्च बेचने वाले, आस्थाओं के बाजारीकरण पर ये इनकी रचना है। ठीक है। तो व्यंग्य से व्यंग्यकार, ठीक है, एक व्यंग्य आधारित रचनाओं से संबंधित क्या है, ये साहित्यकार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
शैलेश मटियानी जी उत्तराखंड से संबंधित, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाड़े चीना अल्मोड़ा में 14 अक्टूबर को जन्म हुआ, मृत्यु 24 अप्रैल 2001 को दिल्ली में। वास्तविक नाम रमेश थे मटियानी। और इनको कुछ पुरस्कार जैसे 1984 में फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार मुठभेड़ के लिए, और 1992 में इन्हें डी लिट की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ठीक है, आगे अगर हम बात करें इनकी रचनाओं की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट कुछ रचनाएं जैसे दो दुखों का एक सुख, दूसरों के लिए सफर पर जाने के पहले हारा हुआ, पाप मुक्ति। आगे देखोगे अगर तो बर्फ की चट्टाने, महाभोज बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, महाभोज। चील इंपॉर्टेंट रचना है, प्यास और पत्थर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रहमतुल्लाह पोस्टमैन, अर्धांगिनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे अगर हम देखें मेरी 33 कहानियां, ये भी इंपॉर्टेंट है। सुहागिनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनके कुछ कविता संग्रह है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। आगे अगर हम देखें उपन्यास बोरीवली से बोरी बंदर, छोटे छोटे पक्षी, कबूतर खाना, हौलदार, ये 3-4 जो रचनाएं हैं इनकी उपन्यास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बार इन पर नजर मार लीजिए। देखिए ये क्लास उन बच्चों के लिए है जिन्होंने पहले से ही चीजें पढ़ी है, केवल रिवीजन करना है जिन्होंने। ठीक है, तो जो नए बच्चे हैं उनको दिक्कत होगी भाई, है ना। तो जो रिवीजन क्लास के तौर पर आए हैं केवल उनके लिए, तो उन्हें ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। जैसे यहाँ पर उपन्यास में एक महत्वपूर्ण रचना है सर्पगंधा, आकाश कितना अनंत है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 52 नदियों का संगम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके की रचनाएं आपको ध्यान रखनी है। बाल उपन्यास है मातु माओ, हाथी और चींटी की लड़ाई, भरत मिलाप, बिल्ली के बच्चे, मुड़ मुड़ कर मत देख, सुबह के सूरज, फूलों की नगरी, है ना। निबंध और संस्मरण, कागज की नाव बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदा कदा लेखक की हैसियत से, राष्ट्रभाषा का सवाल, जनता और साहित्य, कभी कभार, और इस तरीके से आपको ध्यान रखना। कुछ मुख्य तथ्यों की बात करें तो इन्होंने विकल्प और जनपक्ष नामक 2 पत्रिकाओं का भी क्या करा है, संपादन किया है। आगे बढ़ते हैं, मन्नू भंडारी की बात करें, मध्य प्रदेश में 3 अप्रैल 1931 को इनका जन्म हुआ है। व्यास सम्मान भी दिया गया मन्नू भंडारी को, किस रचना के लिए, एक कहानी, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ चुकी है। चलिए कहानी संग्रह देखें तो एक प्लेट सैलाब में हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ, नायक खलनायक विदूषक, रानी माँ का चबूतरा, गीत का चुंबन, अकेली इंसा के घर इंसान, इस तरीके से। ठीक है, बाकी देख लेना आप, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उपन्यास बहुत इंपॉर्टेंट है भाई इनके, जैसे आपका बंटी, महाभोज बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्वामी, 1 इंच मुस्कान और कलवा। फिल्म पटकथाओं की बात करें, इन्होंने फिल्मों के लिए भी पटकथाएं लिखी है, रजनीगंधा या रजनी, निर्मला, स्वामी दर्पण। नाटक बिना दीवारों का घर, रजनी दर्पण, और आत्मकथा एक कहानी, यह भी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए इन्हें व्यास सम्मान दिया गया है। प्रौढ़ शिक्षा के लिए सवासेर गेहूं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं महाभोज का विषय। ठीक है, ये सब आप एक बार नजर मार लीजिए भाई, है ना। प्रौढ़ शिक्षा के लिए रचना प्रेमचंद का रूपांतरण है। ठीक है, अकेली कहानी, पात्र, ये सब आप देख लीजिएगा, है ना, इतना डीप में नहीं पूछेगा मेरे हिसाब से। चलिए शेखर जोशी की बात करते हैं। औलिया गांव अल्मोड़ा उत्तराखंड से संबंधित है, तो इंपॉर्टेंट है। साहित्य भूषण पुरस्कार, पहल सम्मान और महावीर प्रसाद द्विवेदी सम्मान भी इन्हें मिला है। उपन्यास अतमूसक उवाच, चीटे के पर, मेरा पहाड़। ठीक है, मेरा पहाड़ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कहानी संग्रह दाजू, नौरंगी बीमार है, ये दोनों तो एग्जाम में शायद पहले ऑप्शन में पूछी गई थी किसी ग्रुप सी के पेपर में। प्रतिनिधि कहानियां, कोसी का घटवार, 7 के लोग, हलवाहा, बदबू, मेंटल, बच्चे का सपना, समर्पण, निर्यातक, गलता लोहा, डांगरी वेले, गाइड, नेकलस, प्रथम साक्षात्कार और किस्सा गो, है ना। जो जो नाम मैंने यहाँ पर लिए है ना, उन्हें अंडरलाइन कर लीजिएगा अपने जब आप लिख रहे हो इन चीजों को। ठीक है, क्योंकि वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। शब्द चित्र संग्रह, एक पेड़ की याद और अन्य रचनाओं में, डांगरी वेले, ना रोको उन्हें सुबह। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शेखर जोशी मुख्य तथ्य की बात करें अगर तो कहानी दाजू पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी ने बाल फिल्म बनाई। दाजू का अर्थ बड़ा भाई, आपको पता ही होगा। गलता लोहा कहानी का विषय जातिगत विभाजन पर टिप्पणी, और गलता लोहा कहानी के पात्र मोहन बंसीदार, ये सब आप देख लीजिएगा। ठीक है, इनकी रचनाओं का अनुवाद अन्य विदेशी भाषाओं में हुआ है, तो ये एज ए रिविजन तौर पर
एज अ रिविजन ये आपका पूरा सेशन था। आप एक बार इसे क्विक तरीके से एक बार देखकर चले जाइएगा। 1-2 नंबर के जो क्वेश्चन आने हैं वो आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे, ठीक है। जल्दी इसी तरीके से जब भी आपके एग्जाम होंगे तो क्विक रिविजन सीरीज आपके पास समय समय पर उपलब्ध करवा दी जाएगी, जिससे आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने में मदद मिलेगी, ठीक है। तो बाकी आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर सके। चलिए, धन्यवाद।